हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट की पहली किताब का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हिमानी, पवन और समुद्री तरंगों के कार्य। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से इन तीन कारकों हिमानी, पवन और समुद्री तरंगों के माध्यम से कौन कौन सी स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है वो समझना है। हमने अभी तक इस चैप्टर के दो भागों में देखा है कि हिमानी के माध्यम से और समुद्री तरंगों के माध्यम से किस प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से पवन के माध्यम से किस प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है वो हमें समझना है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं पवनों के माध्यम से किस प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। पवनें मुख्य रूप से गर्म क्षेत्रों में ज्यादा चलती है और ऐसे गर्म क्षेत्र जो सूखे हो, जहां नमी कम हो, आर्द्रता कम हो, क्योंकि वहां पर बारिश कम है। तो पवने उष्ण मरुस्थल में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारण है। अपर्दन मतलब कटाव। तो जो सूखे मरुस्थल है वहां पर हवाओं के माध्यम से, पवनों के माध्यम से बहुत ज्यादा अपर्दन कटाव देखने को मिलता है। जो मरुस्थलीय धरातल है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है। उष्ण धरातल, उष्ण मतलब गर्म, तो गर्म धरातलों के ठीक ऊपर हवा गर्म हो जाती है। क्योंकि धरातल गर्म है तो इसके संपर्क में आई हुई हवा भी जल्दी गर्म हो जाएगी और ये गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल चलने लगती है। क्योंकि हवा गर्म हुई, गर्म हवा हल्की होती है तो हल्की हवा भारी हवा से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इस चक्कर में वो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल जाने की कोशिश करती है और यहीं से इन उष्ण क्षेत्रों में, मुख्य रूप से उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा का प्रवाह शुरू हो जाता है। वर्टिकल के साथ साथ फिर हॉरिजॉन्टल भी चलने लगती है। अगर इसके मार्ग में कोई रुकावट आ जाए तो फिर भंवर या फिर वातावृत बनते हैं। वातावृत मतलब वात का व्रत, हवा का एक गोलानुमा आकृति। आसान भाषा में ये कहे तो छोटा सा चक्रवात इन मरुस्थलीय, इन धरातलीय क्षेत्रों में बनने लगता है। हालांकि चक्रवात अलग है, वातावृत एक छोटे से एरिया में हवा का गोल गोल घूमने जैसा हो जाता है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। ये जो हवाएं हैं वो मुख्य रूप से घर्षण की वजह से और अपवाहन, अपवाहन मतलब वाहन की तरह काम करती है। मतलब जब बहती है तो अपने साथ छोटे छोटे धूल के कणों को लेके चलती है। तो पवनें मुख्य रूप से अपवाहन और घर्षण के द्वारा अपर्दन यानी कि कटाव करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे छोटे कण और धूल उठाती है और वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत, बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण का काम करते हैं। अपवाहन में क्या होता है कि जो हवा जब चलती है तो अपने साथ छोटे छोटे रेत के कणों को, चट्टानों के छोटे छोटे कणों को अपने साथ लेके जाएंगे और ये कण जो है वो एक तरीके से औजारों के रूप में काम करते हैं। और बड़ी बड़ी चट्टानों से जब ये टकराते हैं तो फिर घर्षण पैदा होता है, एक तरीके से फ्रिक्शन पैदा होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, भाई मरुस्थल सूखे हैं, वनस्पति कम है, बारिश वहां पर कम होती है, लेकिन फिर भी कम समय के लिए यहां पर मूसलाधार बारिश हो जाती है, जिसे हम टॉरेंशियल रेन कहते हैं। लंबे तौर पर देखें तो मरुस्थल सूखे क्षेत्र है, लेकिन वहां पर कभी कभार बारिश होती है वो एकदम से हो जाती है और मूसलाधार बारिश होती है। मरुस्थलीय चट्टानें वनस्पति विहीन होती है क्योंकि बारिश है नहीं, वहां की मिट्टी ऐसी है, वहां का जलवायु ऐसा है कि वहां पर आपको पेड़ पौधे, वनस्पति नहीं देखने को मिलेंगे। तो मरुस्थलीय चट्टानें वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर ज्यादा होने के कारण, तापांतर मतलब ताप में अंतर, गर्मी कितनी ज्यादा है, सर्दी कितनी ज्यादा है, तो ज्यादा अंतर हो गया है। हमने अभी देखा था कि जो मरुस्थल का सूखा क्षेत्र है वो दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ठंडे गर्म के बीच में अंतर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब तापांतर ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से ज्यादा प्रभावित होती है इस मरुस्थलीय क्षेत्र की चट्टानें। अतः इनका शीघ्र क्षय होता है, मतलब जल्दी से ये कम होने लगती है, खराब होने लगती है, इनका कटाव होने लगता है। मरुस्थल में अपक्षय जनित मलबा
केवल पवन द्वारा ही नहीं बल्कि वर्षा और वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होता है। हालांकि मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में, इन सूखे क्षेत्रों में जो अपर्दन की क्रिया होती है, जो कटाव की क्रिया होती है, वो मुख्य रूप से पवनों के माध्यम से होती है। लेकिन हमने अभी देखा था कि कभी कभार मूसलाधार बारिश, टोरेंशियल रेन भी हो जाती है, इनकी वजह से भी अपर्दन की क्रिया होती है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है। हमने देखा कि हवाएं जो हैं, पवने जो हैं, वो छोटे छोटे जो हल्के कण है उनको ही एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकती है। तो फिर बड़ी मात्रा में यहां पर अपर्दन का काम कौन करता है? अभी हमने देखा जो वृष्टि धोवन है, टोरेंशियल रेन हुई, पानी एक साथ बहकर चल रहा है, उसकी वजह से जो कटाव होता है वो शीट वॉश होता है। तो इन क्षेत्रों में बड़े तौर पर जो अपर्दन का काम है, वृहत अपर्दन जो है, वो मुख्य रूप से वृष्टि धोवन के माध्यम से होता है। वृष्टि बड़ी मात्रा में धो देती है मिट्टी को, मिट्टी का कटाव कर देती है। मरुस्थलों में नदियां जो है वो चौड़ी होती है, अनियमित होती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती नहीं है। तो इन नदियों में कभी पानी ज्यादा होगा, कभी आपको कम पानी देखने को मिलेगा। तो मरुस्थल में नदियां चौड़ी होती है, अनियमित होती है और वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती है। बारिश के बाद कुछ समय तक के लिए ही चलती है। जब तक बारिश का पानी इनमें रहेगा तब तक ये चलेगी, क्योंकि बारिश का यहाँ पर अंतरा जो है वो छोटा होता है, बारिश का जो काल है वो छोटा होता है, कम पानी आता है, नदियों में इतना पानी रह नहीं पाता है, इसीलिए नदियां बहुत कम समय के लिए ही यहाँ पर बहती है। देखते हैं इन उष्ण क्षेत्रों में, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से हवाओं के माध्यम से कौन सी अपरदनात्मक स्थल रूप बनते हैं, कटाव की वजह से किस प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। मरुस्थलों में जो भूदृश्य का विकास होता है वो मुख्य रूप से पेडिमेंट का निर्माण और उसके ही विकास रूप में हमें देखने को मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में हमें मुख्य रूप से पेडिमेंट का निर्माण देखने को मिलता है। अब ये पेडिमेंट क्या है? पर्वतों के पाद पर, यानी कि पर्वतों के नीचे वाले हिस्से पर, इनके पैरों पर मलबे रहित या फिर मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल होते हैं, उन्हें पेडिमेंट बोला जाता है। पर्वतों के पैर पर नीचे तलहटी में या तो हो सकता है यहां मलबा हो या फिर यहां मलबा न हो। तो मलबा होगा तब भी चलेगा, मलबा नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन इनकी ढाल मंद होती है, तेज नहीं होती है। इसी क्षेत्र को बोला जाता है पेडिमेंट। पेडिमेंट पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो पेडिमेंट होते हैं वो पर्वतों का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको काटते हुए चलते हैं और पर्वत धीरे धीरे घिसते हुए पीछे हट जाते हैं, मतलब इन पर्वतों का कटाव हो जाता है। धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं, जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप है। बड़े बड़े पर्वतों का पवनों की वजह से कटाव हो जाता है और कटते कटते ये छोटा हिस्सा बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग मतलब बड़े बड़े पर्वतों का मुख्य रूप से पवनों की वजह से जो कटाव हो जाता है, और बचा हुआ हिस्सा जो कि छोटा पर्वत दिखता है दूर से, इसके आसपास कोई चट्टान नहीं दिखेगी, उसे हम बोलते हैं इंसेलबर्ग। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम पैडी प्लेन या फिर पदस्थली कहते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाकी सारी चीजों का अपर्दन हो जाता है, एक आकृति विहीन मैदान दिखता है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा, कोई आकृति नहीं दिखेगी। हाँ, बीच में कभी इंसेलबर्ग दिख सकता है, लेकिन इस प्रकार के जो मैदानी हिस्से को हम बोलते हैं पैडी प्लेन या फिर पदस्थली। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्लाया क्या होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। उष्ण मरुस्थलीय भागों में चारों तरफ से पर्वतों से घिरे बेसिनों को हम प्लाया कहते हैं और इन्हें बालसन भी कह सकते हैं। तो चारों तरफ पर्वत, छोटे छोटे पर्वत होंगे और बीच में बेसिन वाला हिस्सा होगा, एक गहरा गर्त वाला हिस्सा होगा जिसमें पानी भरा हुआ होता है, उसे हम प्लाया या बालसन कहते हैं। अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। इन प्लाया में आपको लवण के भंडार देखने को मिल जाएंगे, लवणों के जमाव देखने को मिल जाएंगे। लवण मतलब नमक वाला हिस्सा। तो इस प्लाया में या इस बालसन में आपको नमक या लवण के समृद्ध निक्षेप देखने को मिल सकते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से बहुत ज्यादा, नमक से बहुत ज्यादा भरे हुए हो, उन्हें बोला जाता है कल्लर भूमि या क्षारीय चित्र।
इंग्लिश में इसे बोला जाएगा अल्कली फ्लैट्स। तो ऐसे प्लाया जहां पर लवण या नमक के बहुत ज्यादा निक्षेप, बहुत ज्यादा भंडार होते हैं, उसे बोला जाता है कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र। क्षारीय मतलब नमकीन क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपवाहन गर्त को। अपवाहन मतलब मिट्टी के कणों को, धूल के कणों को, रेत के कणों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। जब पवनें स्थायी रूप से एक ही दिशा में लगातार चलती रहती है तो चट्टानों का कटाव होगा, और चट्टानों के कटाव से जो मिट्टी के, धूल के, रेत के छोटे छोटे कण बने हैं वो इस हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में इस अपवाहन की वजह से कुछ गर्तनुमा आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं अपवाहन गर्त। अपवाहन से चट्टानी धरातल पर छोटे छोटे गड्ढे भी बन जाते हैं जिसे हम गुहिकाएं कहते हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूनकण अपगढ़ से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त बनाते हैं जिन्हें वात गर्त बोलते हैं। तो इन उथले जो गर्त हैं, जो उथले खड्डे हैं, उनको बोला जाता है वात ग्रत। और जब ये वात ग्रत और ज्यादा गहरे हो जाते हैं, और ज्यादा विस्तृत चौड़े हो जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है गुहा। तो ये गुहा क्या है? वात गर्त। वात गर्त मतलब हवा की वजह से बनने वाले गर्त। हवा की वजह से बनने वाले गर्त वात गर्त कहलाते हैं। और वात गर्त जब और ज्यादा गहरे और ज्यादा विस्तृत चौड़े हो जाए तो उन्हें बोला जाएगा गुहा या केव्स। देखते हैं छत्रक, टेबल और पीठिका सेल क्या है। मरुस्थल में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है। हवाओं की वजह से इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिकतर चट्टानों का कटाव हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रतिरोधी चट्टानें होती है। प्रतिरोध मतलब जिनका कटाव नहीं होता है। तो कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष, जिनके आधार पतले और ऊपरी भाग विस्तृत, चौड़ा, गोल, टोपी के आकार का होता है, उसे छत्रक के आकार में देखा जा सकता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादातर चट्टानों का कटाव होता है, लेकिन कुछ प्रतिरोधी चट्टान होती है जिनका पूरा कटाव नहीं होगा। नीचे वाले हिस्सा कट गया है अब घर्षण की वजह से, हवाओं के प्रवाह की वजह से, लेकिन ऊपर वाला क्षेत्र एक टोपी नुमा आकृति लिया हुआ है, गोलाकार आकृति लिया हुआ है, इसे बोला जाएगा छत्रक। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज के रूप में पीठिका की भांति विस्तृत होता है। मतलब इन्हीं प्रतिरोधी चट्टानों का ये अलग अलग हिस्से में हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं निक्षेपित स्थल रूप मतलब जमाव की वजह से किस प्रकार के स्थल रूप हमें देखने को मिलते हैं। पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। तो हवा की वजह से जो छोटे छोटे रेत के कण हैं, जिनको हवा आराम से लेके जा सकती है, उनका लंबी दूरी तक परिवहन होता है, अधिक ऊंचाई तक भी परिवहन होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं, जिसे सॉल्टेशन कहते हैं। तो जब पवनें चली तो इनके साथ अलग अलग प्रकार के कण होंगे। नीचे भारी कण होंगे, ऊपर हल्के कण होंगे। तो नीचे जो भारी कण है वो नीचे के धरातल को शिथिल करते हुए चलेंगे, उनको ढीला करेंगे धरातल के कणों को, जिसे हम कहते हैं सॉल्टेशन। तो एक प्रकार से ये कटा हुआ है। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ाकर ले जाए जा सकते हैं, लेकिन जो ऊपरी हवा में जो छोटे छोटे कण होंगे, जो हल्के होंगे, वो इस हवा के माध्यम से दूर तक जाएंगे। अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों की छटाई का काम हो जाता है। यानी कि पवन चलते चलते ही अपने अंदर लिए हुए पदार्थों की छटाई कर देती है। ऊपर हल्के और महीन कण और नीचे भारी और बड़े कण होते हैं। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो इन कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे ही हवा पहले की तुलना में थोड़ी धीरे हो जाती है, कम हो जाती है या रुक जाती है, तो इन कणों के आकार उनके भार के हिसाब से जगह जगह पर इनका निक्षेपण हो जाता है। जैसे कि जो भारी कण है वो जल्दी ही निक्षेपित हो जाएंगे, जल्दी ही नीचे उतर आएंगे। जो हल्के कण है वो थोड़ा दूर तक जाएंगे। तो इनसे निक्षेपण हमें देखने को मिलता है। तो रेत की आपूर्ति और पवन दिशा के आधार पर
शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। तो सूखे क्षेत्रों में पवन द्वारा लाई गई इन रेत के कणों की आपूर्ति के हिसाब से और पवन की दिशा के हिसाब से कि कौन से डायरेक्शन से हवा आ रही है, कौन सी डायरेक्शन में हवा जा रही है, उसके हिसाब से अलग अलग आपको स्थल रूप देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बालू के टिब्बे, या जिसे हम बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। तो पवन द्वारा रेत या बालू, बालू एकदम जो महीन रेत होती है, उसके निक्षिप्त से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को हम बालू का स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में अंतर मिलता है। कुछ स्तूप बड़े बड़े होंगे, कुछ स्तूप छोटे होंगे। कुछ स्तूपों का स्वरूप इस तरीके से पैराबोलिक होगा और अलग अलग प्रकार के कुछ शीफ टाइप के होंगे। एक एक करके हम इनको समझेंगे। बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क और अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर के जो तटीय भाग है, झीलों के जो रेतीली तट है, इन क्षेत्रों में भी मिलते हैं। तो इन बालू का स्तूपों का निर्माण सिर्फ सूखे या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सागर के जो तटीय भाग है, झीलों के जो रेतीले तट है, इन पर भी हमें देखने को मिलेंगे। चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, उन्हें बरखान कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बालू का स्तूप जो कि चंद्राकार आकार के हो, इस तरीके से चंद्राकार आकार हो और इनकी जो ये भुजाएं हैं वो पवनों की दिशा में ही आगे बढ़ी हुई देखने को मिले, इसे हम बोलते हैं बरखान। ठीक है, तो ये अर्ध चंद्राकार, चंद्राकार आकृति के होते हैं। जहां रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है, वहां पर पर्वलयिक या पैराबोलिक बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। जहां पर यदि थोड़ी बहुत वनस्पति पाई जाएगी तो वहां पर अर्ध चंद्राकार या चंद्राकार बालू का स्तूप नहीं, बल्कि पर्वलयिक या पैराबोलिक बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। एक सीफ भी होता है। सीफ बरखान की ही भांति होते हैं, वो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप टाइप के ही होते हैं। सीफ बाल टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है, ऐसा पवनों की दिशा में बदलने के कारण होता है। ये हमने देखा था बारखान। बारखान में दो भुजाएं होती है। जब इसकी एक ही भुजा रहे और एक भुजा आगे बढ़ जाए और ये कट जाए, तो जो आकृति देखने को मिलेगी उसे हम कहेंगे सीफ। और ये क्यों होता है? पवनों की जो दिशा है उसमें बदलाव के कारण हमें ये इस कलाकृति देखने को मिलती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे या लॉन्गिट्यूडनल डून्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के डून्स देखने को मिलेंगे अनुदैर्ध्य, समकोण पर बने हुए होंगे। ये अत्यधिक लंबाई और कम ऊंचाई वाले लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं होती है। अनुप्रस्थ टिब्बे या ट्रांसवर्स ड्यून जो है वो प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये वाले जो सैंड ड्यून्स है, ये जो बालू का स्तूप है, वो पवनों की दिशा के समानांतर नहीं बल्कि समकोण पर उसके सामने एक दीवार की तरह से बनते हुए देखने को मिलते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर बालू का टिब्बे या बालू का स्तूप एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति और अनोखी विशेषताएं नहीं रहती है। जब रेत बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तित हो जाए तो हमें अलग अलग प्रकार के ये बालू का स्तूप, ये रेत के टिब्बे देखने को नहीं मिलते, एक दूसरे में ये विलीन हो जाते हैं। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता ही रहता है। चूंकि हवाएं चलती रहेगी, रेत ज्यादा भारी नहीं होती है, तो इन बालू का स्तूपों का लगातार स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता रहता है। तो आज की क्लास में हमने समझा मुख्य रूप से पवनों के माध्यम से किस प्रकार के स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। आपको करना क्या है? आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।